स्टूडेंट्स सभी को नमस्ते। आज मैं मेरे इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो फ्लोएम के बचे हुए पार्ट थे, फ्लोएम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरे लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे, फ्लोएम हमारा चल रहा था। फ्लोएम में भी फ्लोएम जटिल ऊतक का एक प्रकार है। फ्लोएम में हमने पढ़ लिया था फ्लोएम के तत्व पढ़ रहे थे हम। फ्लोएम तत्वों में आपने सबसे पहले बात कर ली थी सीबी ट्यूब के बारे में, यानी कि चालनी नलिका के बारे में बात कर चुके थे। इसके अलावा आपने जो बात की, हमने जो बात की थी वो की थी चालनी कोशिका के बारे में। चालनी कोशिका कैसी होती हैं, उसके अलावा सहचर कोशिकाओं के बारे में, चालनी नलिकाओं के भी मैंने प्रकार बताए थे, चालनी नलिका और चालनी कोशिका, उसके बारे में बात कर चुके थे। अब जो मैं आगे बात बढ़ाना चाह रहा हूँ वो फ्लोएम के अन्य तत्व हैं। फ्लोएम के अन्य तत्वों में जैसे कि मैंने इसके 4 तत्व आपको बताए थे, चालनी तत्व, सहचर कोशिकाएँ, पोषवाह तंतु और फ्लोएम मृदुतक। अब जो मैं आगे बात करूँगा वो बात करूँगा कंपेनियन सेल। भाई चालनी तत्वों के बारे में हम बात कर चुके हैं, चालनी तत्व के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं फर्स्ट। इसके अलावा सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिका, इसके अलावा फ्लोएम, फ्लोएम मृदुतक और लास्ट है फ्लोएम तंतु। अब ये पहला ये कंप्लीट हो चुका है। इन 3 लास्ट वाले 3 के बारे में बात करेंगे और लास्ट 3 में भी मैं पहले फर्स्ट की बात करूँगा। वो कौन सा है? सहचर कोशिका। सहचर कोशिका के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सहचर कोशिकाएं होती क्या हैं? ये एक विशिष्ट मृदुत की कोशिकाएं हैं जो चालनी नलिकाओं में एक तरह से कोशिका की पार्श्ववृत्ति से संलग्न रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सहचर कोशिकाएं कैसी होती हैं। सहचर कोशिका की जो अनुदैर्ध्य काट है वो किस प्रकार की है? तो डायग्राम ये है आपका सी वाला, इस प्रकार से। ये जो कोशिकाएं हैं ये आपकी सहचर कोशिकाएं, ये अनुप्रस्थ काट है आपके फ्लोएम की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये सहचर कोशिकाओं के बारे में बात है। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स कि सहचर कोशिकाएं कैसी होती हैं, क्या क्या इनके कार्य हैं, किस प्रकार की ये हैं। तो सबसे पहली बात, ये विशिष्ट मृदुत की कोशिकाओं, विशिष्ट मृदुत की कोशिकाएं हैं जो चालनी नलिकाओं को नलिकाओं को
नलिकाओं की पार्श्ववृत्ति से संलग्न होती है। चालनी नलिका तथा सहचर कोशिका की उत्पत्ति एक ही जनक कोशिका से होती है। जनक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बट जाती है। पहली चालनी कोशिका, दूसरी सहचर कोशिका। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि सहचर कोशिकाएं हैं क्या रियली। तो सहचर कोशिकाएं एक तरह से कॉम्प्लेनियन सेल चालनी नलिकाओं को एक तरह से सहायता प्रदान करने वाली, उनसे संलग्न रहने वाली, उनके कार्यों को आसान करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं? सहचर कोशिकाएं हैं, जिनको कंपेनियन सेल बोलते हैं इंग्लिश में। ये बनती कैसे हैं? ये विशिष्ट मृदुत्कीय कोशिकाओं से बनी होती हैं जो कि चालनी नलिकाओं के पार्श्ववृत्ति में संलग्न होती हैं। उसके अलावा चालनी नलिका और सहचर कोशिकाओं की उत्पत्ति एक ही जनक कोशिका से होती है। जनक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, चालनी कोशिका और दूसरी सहचर कोशिका। अब बात करते हैं कि सहचर कोशिका है उसकी आकृति कैसी हो सकती है, कैसी वो दिखाई दे सकती है। तो सहचर कोशिकाएं हैं वो आपके सामने ही है, गोल आकृति की होती है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रेद्रव्य जालिका में, इन सब में पाई जाती है। सहचर कोशिका गोलाकार बहुभुजीय सुस्पष्ट केंद्रक युक्त। खास बात क्या है? ये केंद्रक युक्त जीवित एवं पतली भित्ति वाली होती हैं। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती हैं? ये कोशिका के सभी अंगकों में, जैसे कि राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में,
में पाई जाती है। खास बात, अनावर्त बीजी पादपों व टेरिडोफाइटा में सहचर कोशिकाओं के स्थान पर एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कार्य क्या है इनका? कार्य यह है, यह चालनी नलिकाओं व अन्य कोशिकाओं के बीच एक तरह से संयोजन का, एक बार दोबारा से समझेंगे। सहचर कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, बहुभुजीय होती हैं, सुस्पष्ट होती हैं, केंद्रक युक्त हैं, जीवित एवं पतली भित्ति युक्त होती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? राइबोसोम में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा ये कहाँ नहीं पाई जाती है? अनावर्त बीजी पादपों में और टेरिडोफाइटा में सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनके स्थान पर क्या मिलता है? एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं मिलती हैं। कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं? एल्ब्यूमिनी। कार्य क्या है? सहचर कोशिकाओं का मुख्य कार्य यह है कि दो चालनी नलिकाओं को एक तरह से संयुक्त करने के लिए, संयोजित करने के लिए एक और प्रणता दाब को मेंटेन करने के लिए। भाई एक दाब प्रेशर से तो काम होगा, भोजन का आदान प्रदान बाकी शरीर के अन्य भागों में होगा, तो एक प्रेशर वर्क करता है। उस प्रेशर को बनाए रखने के लिए सहचर कोशिकाएं काम करती हैं। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको सहचर कोशिकाएं समझ आई होंगी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं आगे, वो बात करेंगे फ्लोएम मृदुतक के बारे में। फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक है क्या? ये फ्लोएम में उपस्थित जीवित मृदुत की कोशिकाएं होती हैं, जो सामान्यतः द्विबीजपत्री तथा टेरिडोफाइटा पादपों में पाई जाती हैं। अपवाद रेननकुलस कुल में नहीं पाई जाती हैं। बात करें इनकी संरचना की, इनकी संरचना कैसी होती है, तो स्टूडेंट्स इनकी संरचना है जो संरचना इनकी ये
कोशिकीय लंबी बेलनाकार अथवा बहुफलकीय तथा नुकीले अथवा गोल सिरों वाली होती हैं। गोल सिरों वाली होती हैं। यदि ये अरीय रूप से व्यवस्थित रहती हैं तो द्वितीयक फ्लोएम में अरीय कोशिकाओं का कार्य करती हैं। बात करें स्टूडेंट्स, फ्लोएम मृदुतक के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लोएम है जो ये फ्लोएम में उपस्थित जीवित मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं जो सामान्यतः द्विबीजपत्री तथा टेरिडोफाइटा पादपों में पाई जाती है, लेकिन रेनल एक ऐसा द्विबीजपत्री है जिसमें ये नहीं पाई जाती हैं। संरचना, ये कोशिकीय लंबी बेलनाकार अथवा बहुफलकीय तथा नुकीली अथवा गोल सिरों वाली होती हैं। यदि ये अरीय रूप से व्यवस्थित रहती हैं तो द्वितीयक फ्लोएम में अरीय कोशिकाओं का कार्य करती हैं। भाई द्वितीयक फ्लोएम में अरीय कोशिकाएं पाई जाती हैं और यदि यही कोशिकाएं अरीय रूप से व्यवस्थित हैं तो इन्हीं कोशिकाओं को हम अरीय कोशिकाएं बोल देते हैं। बात करें इनके कार्य की तो इनका कार्य है वो मुख्यतः जैसे कि टैनिन, लिग्निन, एक तरह से आपका मंड, गोंद, इन सब का जो संचयन करने का काम है, एक तरह से दाब प्रवणता मेंटेन करने का काम है, जो आपके फ्लोएम मृदुतक का है। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको फ्लोएम मृदुतक समझ आया होगा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है फ्लोएम तंतु के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे फ्लोएम तंतु के बारे में। इसके बाद फ्लोएम तंतु के बाद आपका ये ऊतक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करें, फ्लोएम तंतु हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों फ्लोएम में पाए जाते हैं और प्राथमिक फ्लोएम में ये इनकी जो उत्पत्ति है स्टूडेंट्स वो होती है तर्कु रूपी प्रारंभिक कोशिकाओं, तर्करूपी प्रारंभिक कोशिकाओं से होती है। इनकी संरचना की बात करें तो ये मोटी द्वितीयक भित्ति से युक्त लंबी मृत कोशिकाएं
मृत कोशिकाएं होती हैं। इनके सिरे तीखे, नुकीले एवं अंत्यवादित यानी कि इसको बोलते हैं इंटरलॉक्ड होते हैं। बात करें इसके कार्य की, तो इसका मुख्य कार्य है, इनका कार्य मुख्यतः पादप अंगों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का है। अनेक पादपों में फ्लोएम रेशे व्यवसाय के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे आपका जूट, लाइनम etc। स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम फ्लोएम तंतु के बारे में। फ्लोएम तंतु की जो उत्पत्ति है वो तर्क रूपी प्रारंभिक कोशिकाओं से होती है। इसके अलावा इनकी संरचना मोटी भित्ति युक्त होती है, लंबी होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं। इनके सिरे तीखे, नुकीले एवं इंटरलॉक्ड होते हैं। इनका कार्य मुख्यतः पादप अंगों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का है। अनेक पादपों में फ्लोएम रेशे हैं जो व्यवसाय के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि जूट में, लाइनम में आदि। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होंगी और पूरा फ्लोएम ऊतक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फ्लोएम ऊतक में हमारी जो बात चल रही थी ऊतकों के बारे में चल रही थी। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात की, उसमें पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केन्काइमा के बारे में बात की। फिर हमने जटिल ऊतकों में फ्लोएम और जाइलम के बारे में बात की, जाइलम और फ्लोएम के अंगकों के बारे में बात की, कौन कौन से तत्व हैं, इनके कार्यों के बारे में बात की। स्टूडेंट्स, एट लास्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक प्रकार के और टिश्यू होते हैं जिनको हम संचरण टिश्यू बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बोलते हैं, जो कि एक तरह से क्या है, ट्रांसफ्यूज होते रहते हैं। ट्रांसफ्यूज मतलब एक तरह से एक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दिखाई देते हैं वो आपको, और वो आपके विशेष प्रकार के साइकस में पाइनस के अंदर देखे जाते हैं। स्टूडेंट, आपके जो एक तरह से पादप टिश्यू थे उसमें ये विशेष प्रकार के टिश्यूओं की बात कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी बात कंप्लीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।